नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। भूगोल के क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे, उसी की दिशा में और आगे की ओर बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया था प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में, तो अच्छा, खुद से भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए, निरंतर समय को मत गंवाइए, ठीक है। अगर इफ यू वेस्ट योर टाइम देन यू विल किल योर फ्यूचर, ठीक है। तो समय को बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स बनाते रहिए ध्यान में रख करके, और खुद का मूल्यांकन भी करते रहिए, ठीक है। और खुद में सोचिए कि मैंने आज मैंने जिस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, क्या उसके लिए मैंने सच में मेहनत की है कि नहीं की है। डेली अपना स्वयं मूल्यांकन करिए, ठीक है। और अंदर से जो आवाज आती है अंतरात्मा से, उसको सुनिए कि हाँ मैंने यस और नो किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो अगर नहीं किया है तो फिर अभी से सब कुछ छोड़ करके उस दिशा की ओर लग जाइए, ठीक है। तो खुद से पढ़ते रहिए। हाँ, हमें बताना है आज कि हिमालय के बारे में, हमें बताना है नदियों के बारे में, ठीक है। नदियों के बारे में बताना है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हो गया था। अच्छा, सुविधा की दृष्टि से पढ़ने के लिए हम हिमालय की नदियों को दो भागों में बांट लेते हैं। भारत की नदियों को दो भागों में बांट लेते हैं, हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। सुविधा की दृष्टि से हम नदियों को पढ़ने के लिए दो भागों में बांट लेते हैं, एक हिमालयी नदियां, एक हिमालयी नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। ठीक है, दो भागों में बांट लेते हैं। अच्छा, और आसानी से पढ़ने के लिए हम इसे हिमालयन नदियों को तीन भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्या मतलब कि जो सिंधु क्षेत्र है, सिंधु से जितनी नदियां मिलती हैं या फिर जहां सिंधु नदी निकलती है, उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लें कि सिंधु नदी कहां से निकलती है। ये क्षेत्र मैंने छोटा काफी बन गया है मैप, ठीक है। ये क्षेत्र है सिंधु नदी तंत्र में। सबसे प्रमुख नदी जो है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी तंत्र में पढ़ने के लिए अगर सबसे जो प्रमुख नदी है वह सिंधु नदी है, जो कहां से निकलती है, ये जो है यहाँ, ठीक है। मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है ना, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ना सिंधु नदी। और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए यह नदी गिलगित के पास दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। गिलगित के पास यह नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अच्छी बात है। तो सिंधु नदी, अच्छा एक चीज और है कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर बात करें तो सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी भारत में प्रवाहित सबसे लंबी नदी, मतलब सिंधु नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है अगर बात की जाए, 7 सबसे लंबी नदी, 6 सबसे लंबी नदी, तो पहली नदी कौन सी है, तो एक हो जाएगा सिंधु नदी पहला। दूसरा, सिंधु नदी की लंबाई कितनी, 2900 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी 2880 किलोमीटर। फिर किलोमीटर है जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और फिर गंगा नदी 2525 किलोमीटर, ठीक है। फिर सतलज 1500 किलोमीटर ना। फिर गोदावरी 1465 किलोमीटर। फिर यमुना
इसकी लंबाई कितनी है? 1385 किलोमीटर, है ना। ये प्रश्न पूछा गया था। एक तो डायरेक्ट एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से यमुना की लंबाई गोदावरी की लंबाई कितने किलोमीटर है, ठीक है, गोदावरी की लंबाई क्या है। तो ये जो मैंने बताया 6 नदियों के बारे में बताया, इसे आप रट लीजिए, इसे आप रट लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हाल ही में, ठीक है, जो 2020 उसकी परीक्षा थी शायद, प्रैक्टिस टेस्ट में देख रहा था, तो उसमें जो है पूछा गया प्रश्न है ये कि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। तो 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ठीक है, यहां लिखे दे रहे हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? 2900 किलोमीटर सिंधु नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी 2880 किलोमीटर, फिर गंगा नदी 2525 किलोमीटर, सिंधु नदी 1500 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, यमुना 1385 किलोमीटर। ये मत समझ लीजिएगा कि गंगा की सहायक नदी यमुना, गंगा के बाद ही यमुना का नंबर होगा, ऐसा नहीं है। गंगा के बाद गोदावरी 1465 किलोमीटर की लंबाई, ठीक है, गोदावरी नदी की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो इसे कवर कर लीजिएगा, इसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो हम देखेंगे कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी जो है कैसी नदी? यह पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब यह हुआ कि ऐसी नदी जो पहले से बह रही हो, ठीक है, सिंधु नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, और चाहे सतलज नदी हो, ठीक है। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां कौन सी हैं? ये पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या है कि हिमालय के उत्थान से पहले ये नदियां बह रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो जब हिमालय का उत्थान हुआ तो इन नदियों ने अपने मार्ग को बदला नहीं, अपनी दिशा को नहीं बदला, अपितु इन्होंने अपनी घाटियों को और गहरा किया, ठीक है, अपनी घाटियों को गहरा किया और उसी गहराई में बहती रही नदियां, ठीक है, जिससे कि अब देखेंगे ना, जैसे ये है, हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, जैसे ये मान लीजिए उत्थान हो रहा होगा, ठीक है। तो इन नदियों ने क्या किया? इन नदियों ने, ये मान लीजिए ये क्षेत्र है, ठीक है, इन नदियों ने क्या किया? इन नदियों ने अपने क्षेत्र को काटा खूब, ठीक है, और अभी भी वहीं पे बह रही हैं, ठीक है। जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो उत्थान से पूर्व ये नदियां हिमालय के उत्थान के समय अपने मार्ग को नहीं बदला, अपनी दिशा को नहीं बदला, अपने रास्ता को नहीं बदला, बल्कि इन नदियों ने अपनी घाटी को और गहरा किया, ठीक है। अब जब आप यहां खड़े होकर के देखेंगे, यहां तो बहुत नीचे गहराई में दिखाई देगा, ठीक है। ये गार्ज क्या कहलाता है? गार्ज। जैसे सिंधु नदी गिलगित के पास, सिंधु नदी गिलगित के पास जो है सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है, सिंधु गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। सिंधु नदी कहां? सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, एक गार्ज का निर्माण करता है, ठीक है। गार्ज मतलब ये ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो ये बहुत गहरी घाटी, सकरी गहरी घाटी, ठीक है, गार्ज कहलाता है। तो इन नदियों ने क्या किया है? जैसे सतलज नदी का शर्किला दर्रे के बाद जो है गहरे खड्ड का निर्माण करती, गहरी घाटी का निर्माण करती, सकरी और गहरी घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। तो जो शिपकिला गार्ज, ठीक है, सतलज नदी के पास जो गार्ज, उसे क्या कहते हैं? शिपकिला गार्ज, ठीक है। इसे हम आई आकार की घाटी भी कहते हैं, आई आकार की घाटी, आई आकार की घाटी या कैनियन भी कहते हैं। अमेरिका में एक नदी है कोलोराडो नदी, कौन सी? कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी या कैनियन बनाती। कैनियन मतलब कि इससे भी ज्यादा कहीं गहराई में, तो 5000 मीटर मान लीजिए है, 5500 मीटर के ऐसे ही है, 5000 मीटर की गहरी घाटी है ये। लेकिन उससे भी गहरी जो घाटियां होती है ना, कैनियन कहते हैं। क्या? कैनियन। तो अमेरिका में कोलोराडो नदी जो है कैनियन का निर्माण करती है, ठीक है, मतलब गहरे खड्ड को ही कैनियन कहते हैं, ठीक है, गहरी घाटियां, गहरी गार्ज, ठीक है, कैनियन बोलते हैं उसे। अच्छा, तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे सतलज नदी हो, ये तीनों नदियां पूर्ववर्ती नदियां थी। इन नदियों ने हिमालय के उत्थान से पूर्व जहां बहती थी वहां बाद में भी बह रही थी, ठीक है। इन्होंने हिमालय के उत्थान के समय अपने मार्ग को
नहीं बदला, अभी तो अपनी घाटी को और गहरा किया, ठीक है। और अच्छा, जिससे कि यहाँ गहरे गहरे खड्ड का निर्माण हुआ, जिसे हम गार्ज कहते हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी यहां से निकल करके इधर गिलगित के पास दक्षिणवर्ती मोड़ ले लेती है, ठीक है। यही सिंधु गार्ज भी है, और यहाँ कौन सा गार्ज, यहाँ दिहांग गार्ज है। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा गार्ज बनाती है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग गार्ज। कौन सा, दिहांग गार्ज, ठीक है। अच्छा, ये बताइए आप लोग अरुणाचल प्रदेश में, अच्छा तिब्बत में जो नदी है ब्रह्मपुत्र, इस नदी क्या कहते हैं, सांगपो, क्या क्या कहते हैं, सांगपो नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहते हैं, सांगपो नाम इसका, क्या, सांगपो नदी, ऐसे, ठीक है। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी, ठीक है, यह कहां से निकलती है, मैंने बताया मानसरोवर झील के पास से। एक चीज और है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि तीनों नदियां, सिंधु हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, और चाहे सतलज नदी हो, तीनों नदियां एक ही जगह से निकल रही है, ठीक है। ये विशेष थोड़ा सा गौर कीजिएगा तिब्बत क्षेत्र से, तिब्बत क्षेत्र में, कारण ये है कि पूर्ववर्ती नदियां हैं, ठीक है। तो ये जैसे यहां से निकली, कहां से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये नदी कहां जाती है, गिलगित के पास जाती है, फिर यहां दक्षिणवर्ती मोड़ लेती है, ठीक है। और ये नदी जो है, ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर, तो लद्दाख और जास्कर की पहाड़ियों के बीच में प्रवाहित होते हुए, लद्दाख और जास्कर पहाड़ियों के बीच में प्रवाहित होते हुए यह नदी गिलगित के समीप दक्षिणवर्ती मोड़ लेकर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। अच्छी बात है, सही है। अब इस सिंधु नदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिंधु नदी के दाहिने तट से, सिंधु नदी, अच्छा इसकी सहायक नदियां भी तो होंगी इसकी, सिंधु की, तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में से दाहिने तट पर आकर मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं, श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी। ये दाहिने तट से आकर के मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया श्योक नदी के बारे में। श्योक नदी काराकोरम श्रेणी से ही निकलती, काराकोरम श्रेणी के पास से ही निकलती है। कौन सी नदी, श्योक नदी। श्योक नदी कहां से निकलती है, श्योक नदी काराकोरम क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। काराकोरम ग्लेशियर के पास से यह नदी निकलती है, कौन सी, श्योक नदी, और पहले दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, फिर सिंधु नदी की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है, मतलब पहले ऐसे निकलती है, ऐसे फिर ऐसे प्रवाहित होने लगती है ना। ये हो गया, वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि ये सिंधु नदी हो गया, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल नदी, ये इनकी सहायक नदियां, ये दाहिने तट से आकर के मिलती हैं, ठीक है। और बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, बाएं तट से आकर मिलने नदियां कौन सी हैं, तो जास्कर, श्याम नदी, सिगार नदी और गिलगित नदी, ठीक है। ये बाएं तट से, ये दाहिने तट से थी, ये दाहिने तट से थी, और ये बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं, किससे, सिंधु से, ठीक है। सिंधु नदी एक समझौता भी हुआ था, अभी बताएंगे उसके बारे में। सिंधु नदी समझौता जो हुआ था उसके बारे में बताएंगे, और जब प्रायद्वीपीय भाग के पठार पढ़ाएंगे तो उसमें हम कावेरी जल विवाद जो था उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गई सिंधु नदी, ठीक है। और सिंधु नदी के बारे में अगर आपको जानना है तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है, ठीक है। लेह जिला जो है, लेह सिंधु के बाएं तट पर है, ठीक है। सिंधु नदी के बाएं तट पर एक जिला है जिसे हम कहते हैं लेह। लेह जिला सिंधु के बाएं तट पर है, ठीक है। जो लेह एक जिला है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह, तो लेह जिला जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर है, वेरी गुड। और अब हम देखते हैं सिंधु के बाद कौन सी नदी आती है, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका क्रम, 5 नदियां हैं, उनका क्रम इस प्रकार से है,
आप लोग याद कर लीजिए, कई बार सीधा प्रश्न में क्रम ही उठा करके पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उन नदियों का क्रम क्या है? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं, इनका क्रम इस प्रकार है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। भाई झेलम ये नदी हो गई, कौन सी? झेलम, ये यहां से निकली और ऐसे प्रवाहित होते हुए ऐसे 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 आते हुए ऐसे, ये है ना, आके यहाँ मिल गई सतलज से ना। तो ये जो है, ये नदी झेलम हो गई पश्चिम में। उसके बाद चिनाब नदी ये है, चिनाब नदी यहां से निकल रही है, यहां से, ठीक है, ऐसे ऐसे ना, चिनाब नदी है। फिर झेलम, चिनाब, फिर ये रावी नदी है, पश्चिम से पूरब का क्रम है रावी, फिर ये ब्यास, ये नदी ब्यास, फिर ये सतलज नदी, ठीक है। तो क्रम क्या है इसका? क्रम ये है, पश्चिम से पूरब की ओर बहने का क्रम ये है कि पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियों का क्रम किस प्रकार है? तो मैंने बताया कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आप लोग क्रम जरूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। रावी, ब्यास, सतलज याद ही रहता है। आगे की जो नदियां पश्चिम की हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, ऐसे याद करिए आप लोग। वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि झेलम नदी का क्या सीन है। तो झेलम नदी जो है, यह नदी, अच्छा, सिंधु नदी की जो सहायक नदी हैं, इनमें से सतलज नदी जो है, यह पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, वेरी गुड। सिंधु की एक सहायक नदी सतलज जो है, यह पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। और शेष 4, ये तो सतलज हो गई, ये पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। और शेष जो 4 हैं, ठीक है, ये जो है भारतीय क्षेत्र से ही है, ठीक है, भारतीय क्षेत्र से ही निकलती हैं। और जो नदियां सिंधु नदी है, इनका विस्तार, प्रत्येक नदी का विस्तार 3-3 या अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं, ठीक है। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, तीनों नदियां जो हैं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। मतलब प्रत्येक नदी का विस्तार 3-3 देशों में है, ठीक है, 3 देशों में है प्रत्येक, मतलब हर एक नदी का विस्तार 3 देशों में है। जैसे कि सिंधु नदी का विस्तार भारत, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत का क्षेत्र चाइना, भारत, पाकिस्तान। सतलज नदी का विस्तार चाइना, भारत, पाकिस्तान। और ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार चाइना, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। तो प्रत्येक नदी का विस्तार 3 देशों में है। वेरी गुड, सही है। अब हम देखेंगे कि झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी जो है, जम्मू कश्मीर में ही, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में ही बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। इतना नोट हो गया ही, शेख, काबुल, कुर्रम, कोमल, जास्कर, सियांग, शिगार, गिलगिट, नोट हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें यह पता होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि झेलम नदी कहां से निकलती है? बैरीनाग के समीप, जम्मू कश्मीर में, यहां हम JNK लिखे, JNK, जम्मू कश्मीर के समीप बैरीनाग झील, बैरीनाग के पास, समीप मतलब बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से, ठीक है, शेषनाग झील से चिनाब नदी निकलती, ठीक है, झेलम नदी। और झेलम नदी यहां से निकलने के बाद जाकर वुलर झील में मिल जाती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलने के बाद पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए या वुलर झील के पास से बहती है, वुलर झील मिल जाती है, ठीक है। यही एक शहर बसा हुआ है कश्मीर, यही एक शहर बसा हुआ है कश्मीर। तो कश्मीर जो है झेलम नदी के तट पर ही बसा हुआ है, ठीक है। कश्मीर जो है, कश्मीर शहर जो है झेलम नदी के तट पर ही बसा हुआ है। कई क्वेश्चन बनेंगे, अभी देखते रहिएगा। ये जो नदी है झेलम नदी, ये बैरीनाग के समीप
शेषनाग झील से निकल करके पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए वुलर झील में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यह प्रवाहित होती है तो भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होते हुए यह सतलज में मिलती है, ठीक है, सॉरी चिनाब में मिलती है, ठीक। तो यह जो है कहने का मतलब कि शेषनाग झील से पहला प्रश्न ठीक है, दूसरा वुलर झील में मिल जाती, ठीक है। तीसरा इसके किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? कश्मीर। कश्मीर शहर जो है, कश्मीर क्षेत्र जो है झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। 3 प्रश्न हो गए। उसके बाद यह जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए भारत और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हुए बहती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी है? झेलम नदी, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, भारत का ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। आप लोग अगर बिलीव ना हो तो अपनी किताब उठाइए, ठीक है, और अच्छी किताब हो तो उसमें जब प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो खुद ही इसमें लिखा होगा कि भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बहने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। तो कवर करते हुए सब कुछ चलिए। तो झेलम नदी जो है भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ, हम यहां नोट किए दे रहे हैं, भारत पाक सीमा के साथ साथ वुलर झील में मिलने के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होते हुए बहती है, ठीक है, साथ साथ बहती है या प्रवाहित होती है, ठीक है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक। फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है, वेरी गुड, सही है। अब जो झेलम नदी है यह कैसे बहती है? क्योंकि कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र है। मैं जब पढ़ा रहा था बृहद हिमालय के बारे में तो घाटियों के बारे में बताया था, कश्मीर घाटी के बारे में। क्योंकि कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र है तो घाटियां कैसी होती? घाटियां वाला समतल सपाट मैदानी वाला क्षेत्र ना, समतल सपाट मैदानी वाला क्षेत्र। तो ये जो कश्मीर में क्या है, कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी समतल सपाट मैदानी वाला क्षेत्र है, इसलिए यह नदी जो है झेलम नदी क्या करती है? विसर्पण करने वाली नदी होती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकल करके जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ही विसर्पण करती है, ठीक है। ये प्रश्न ये भी पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर से निकल करके विसर्पण करने वाली नदी कौन सी है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ही झेलम नदी। यहां नोट कर लीजिए, विसर्पण, ठीक है, विसर्पण। यह नदी भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ विसर्पण करते हुए बहती है श्रीनगर क्षेत्र से ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि ढाल मंद है भाई, घाटी क्षेत्र है तो ढाल होगा नहीं। नदियां कहां विसर्पण करती हैं? जहां ढाल कम होता है, ठीक है। गंगा नदी कहां विसर्पण करती है? अब गंगा नदी गंगोत्री में तो विसर्पण करेगी नहीं। गंगा नदी गंगोत्री में विसर्पण कर जहां का ढाल एकदम मंद हो जाता है, मतलब सामने आने वाला मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, अपने साथ जो जलोढ़ लेकर आती है, जलोढ़ को जमा करती है, तो फिर मार्ग उसका अवरुद्ध हो जाता है, फिर आगे नदी जा ही नहीं पाती, तो अपना रास्ता घुमा देती है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जहां ढाल मंद होता है नदी वहां विसर्पण करने लगती है, ठीक है। तो चूंकि ये क्षेत्र तो पहाड़ी है, दिमाग में आएगा कि अरे यार तो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें नदी कहां विसर्पण करेगी, लेकिन नहीं, ये कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र है और घाटी वाला क्षेत्र समतल मैदानी क्षेत्र होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कश्मीर घाटी क्षेत्र के आसपास जो एक नदी है उस नदी का नाम है झेलम नदी। झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ विसर्पण करते हुए प्रवाहित होती है, ठीक है। एकमात्र नदी है इन पंच नद में से एकमात्र नदी ऐसी है जो विसर्पण करती है कश्मीर घाटी क्षेत्र में, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, ठीक है। तो विसर्पण करने वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि जो झेलम नदी है अनंतनाग से बारामूला तक का जो क्षेत्र है, अनंतनाग से, ठीक है, अनंतनाग से जो बारामूला तक का क्षेत्र है यह नौकागम्य भी है, ठीक है। नौकागम्य का मतलब क्या हुआ कि हम यहां से नाव की भी नाव से भी यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग टूरिस्टर होते हैं, जो टूर करने जाते हैं, वो खासकर इसका आनंद लेते हैं, ठीक है। अनंतनाग से बारामूला तक का जो क्षेत्र है नौकागम्य है। क्यों? क्योंकि वहां मैदानी क्षेत्र है, कश्मीर घाटी का क्षेत्र है, इसलिए ढाल मंद है। ढाल मंद होने के कारण यह क्षेत्र नौकागम्य भी है, ठीक है। मैंने नोट कर दिया है, नौकागम्य यहां लिख दे, यह क्षेत्र नौकागम्य भी है, ठीक है। तो
कितने पॉइंट हो गए? कहां से निकलती है? शेषनाग झील से। ये ऑप्शन ना हो तो बैरीनाग झील से। ठीक है, कहां बहती है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। ठीक है, विसर्पण करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? झेलम नदी। बुलर झील से मिलती है झेलम नदी। कश्मीर शहर किसके किनारे बसा हुआ है? तो झेलम नदी। ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ बहने वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी है। नौकागम्य निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? झेलम नदी है। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट कवर हुए नहीं, उसके बाद जाकर के पाकिस्तान में मिल जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, अभी हम बताएंगे आगे। फिर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, मतलब चिनाब नदी के बारे में देखेंगे। तो चिनाब नदी के बारे में विशेष कुछ नहीं है, इतना लिख लीजिएगा। चिनाब नदी कहां से निकलती है? चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है। कहां से निकलती है? तो चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है। ठीक है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की बारालाचाला दर्रे से निकलती है और ऐसे प्रवाहित होते हुए ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो इतना ही इसमें नोट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश की बारालाचाला दर्रे से निकलती है। ठीक है, बारालाचाला दर्रा कहां पर है? तो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। पांगसाट दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश। मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछली कक्षा में मैंने बताया था इनके बारे में। ठीक है, लिखा पानी दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा कहां है? मणिपुर में है ना। और बोमडिला दर्रा कहां है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, डिफू दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है ना। जेमू ग्लेशियर कहां है? सिक्किम में है। सबको रटते याद करते समझते चलिए, 2 से 3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, नीति दर्रा कहां है? लिपुलेख दर्रा कहां है? माना दर्रा कहां है? ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अच्छा, तो हम ये देखेंगे कि जो, हाँ ये तो हो गई झेलम, चिनाब। अब रावी के बारे में देख लेते हैं। रावी नदी जो है, रावी नदी और व्यास नदी, रावी और व्यास दोनों एक साथ में लिख लेते हैं। रावी और व्यास नदी जो है, यह रोहतांग दर्रे के समीप से ये नदियां निकलती हैं। ठीक है, रावी और व्यास नदी, ये दोनों नदियां रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। ठीक है, और ये जो है क्या, रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और कहां जाती है बताइए? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होती है। ठीक है, वेरी गुड। अब आता है व्यास नदी, है ना। व्यास नदी कहां से निकलती है? व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के समीप से ही निकलती है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के, और यह एकमात्र ऐसी नदी है, व्यास नदी एक ऐसी नदी है जो भारत में ही, ठीक है, सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी, उससे यह भारत में ही मिल जाती है, बाहर जाकर के नहीं मिलती है, भारत में ही प्रवाहित होकर के व्यास नदी यहीं से निकल करके ऐसे और ये सतलज से मिल जाती है। भारत में निकलती है, भारत में ही निकलती है और भारत में ही सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, सतलज नदी से मिल जाती है। वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि एक नदी है, इस नदी का नाम क्या है? ये नदी जैसे कि, हाँ ये नदी, ठीक है, रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से ये भी निकलती है, रोहतांग दर्रे के समीप से ही। रोहतांग दर्रा आप लोग नोट किए दे रहे हैं, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के समीप से। और व्यास नदी भी कहां से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के समीप से ही। ठीक है, सतलज नदी, अच्छा, एकमात्र ऐसी नदी जो पाकिस्तान में न जाकर के भारत में ही प्रवाहित होती है, तो वह नदी कौन सी है? व्यास नदी। एकमात्र ऐसी नदी जो पाकिस्तान में ना जाकर के भारत में ही प्रवाहित होते हुए सतलज में ही मिल जाती है। ठीक है, सब क्या कहते हैं? उस नदी का नाम है व्यास नदी। कौन सी? व्यास नदी। व्यास नदी देख रहे हैं आप, यहीं से निकल रही है और यहाँ के सतलज मिल जा रही है। ठीक है, हाँ ये हो गया। और व्यास नदी के बारे में हो गया। ठीक है, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सतलज नदी जो है मानसरोवर के समीप ही राकसताल क्षेत्र है, राकसताल या राक्षसताल। ठीक है, मानसरोवर के समीप ही क्षेत्र है राकसताल या राक्षसताल। ठीक है,
इस क्षेत्र से मानसरोवर के समीप ही एक क्षेत्र है राकसताल। राकसताल से सतलज नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए यह पाकिस्तान और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए यह नदी समस्त सिंधु की सहायक नदियों का जल लेकर के मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के दाहिने तट पर जाकर के मिल जाती है। कहां मिलती है? समस्त नदियां, सतलज नदी सिंधु की समस्त चार नदियां जो हैं सिंधु की सहायक नदी हैं। एक तो सतलज है ही, सतलज के अलावा जो शेष चार नदियां हैं उन सभी नदियों का जल लेकर के सतलज नदी सिंधु नदी के बाएं तट पर मिठानकोट वाला जो क्षेत्र है यहां मिल जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र का क्या नाम है? मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान में है। जैसे पंजाब क्षेत्र ये है, और पंजाब भाई जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था, इधर वाला भी क्षेत्र पंजाब था ना, विभाजन हो गया तो पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब भारत में भी है। ठीक है, तो इन सभी, अच्छा ये नदी सतलज नदी अपने साथ साथ सतलज नदी शिपकिला दर्रे से निकलती, ठीक है, सतलज नदी मानसरोवर के समीप राकसताल से निकलकर शिपकिला दर्रे के समीप से बहते हुए हिमाचल और पंजाब में प्रवाहित होते हुए यह नदी सिंधु की शेष चार नदियां जो सहायक नदी हैं उन नदियों का जल लेकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी के बाएं तट पर मिठानकोट के पास ये नदी मिल जाती है। किससे? सिंधु से। ठीक है, इसे हम पंचनद भी कहते हैं। क्या? इन पांचों नदियों को हम पंचनद भी कहते हैं। पंचनद, क्या? पंचनद कहते हैं। पांचों नदियों को हम पंचनद भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, वेरी गुड। तो कहां मिलती हैं? मिठानकोट में, है ना। पंचनद कहते हैं, शिपकिला दर्रे के पास से होते हुए। ठीक है, सतलज नदी राकसताल मानसरोवर के निकट राकसताल क्षेत्र के पास से निकलती है और सतलज नदी के समीप, सतलज नदी जो है शिपकिला दर्रे के समीप से होते हुए हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए यह नदी समस्त शेष चार सहायक नदियों का जल लेकर के सिंधु के बाएं तट पर मिठानकोट के पास आकर मिल जाती है। ठीक है, ये नदी हो गई। तो ये था सिंधु नदी तंत्र। इसके विषय में और कुछ लिखना हो तो बता रहा हूं आपको। ठीक है, सिंधु हो गया। व्यास मैंने बता दिया, व्यास के बारे में एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान क्षेत्र में डायरेक्टली ना मिल करके पहले यह भारत से ही निकलती है और सतलज में मिल जाती है। ठीक है, भारत में ही मिल जाती है। ठीक है, इसका अस्तित्व भारत में ही रह जाता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा एक सेकंड देखेंगे, सब्र करें। ठीक है, इतना हो गया, वेरी गुड। अब जो है रावी, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, चिनाब हो गया, चिनाब नदी। ठीक है, और हाँ, इतना आप लोग कवर करिएगा। ठीक है, फिर जो इसके बारे में शेष होगा मैं कल बता दूंगा। ठीक है, और कल मैं बताऊंगा जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र है, दोनों के बारे में सम्मिलित वीडियो रहेगा। ठीक है, इतना सा कवर कीजिए, बाकी अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।